आज हमारे लिए ख़ास मौका है। पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब हमारे साथ हैं और पिछले एपिसोड्स में हमने चर्चा इस बात की कि 250-300 बरस से जब से मॉडर्न साइंस का ज़माना आया तो साइंस का इम्पैक्ट अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ। ख़ासतौर से एशिया और अफ्रीका के मुल्कों पर उसका क्या असर पड़ा उस पर हमने चर्चा की। हिंदुस्तान पे चर्चा की, चाइना पे चर्चा की, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ मुल्कों पे चर्चा की। आज हम चाहते हैं कि 1890 के आसपास जब डीजल और पेट्रोल इंजन बन गए तो उसकी वजह से तेल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया और जो बड़े बड़े कारखानों वाली इकोनॉमीज थी, इंग्लैंड की, जर्मनी की, फ्रांस की, यानी यूरोपियन मुल्कों की, उनकी नज़र में ये आया कि भाई जो तेल वाले मुल्क हैं उनको हमें कंट्रोल करना है, वहाँ की राजनीति को, वहाँ के रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है। तो उन मुल्कों के लिए जिनके लिए तेल की महत्व वजह से दौलत खुल रही थी, उन पर गुलामी का साया पड़ने लगा और उनकी बर्बादी का मंजर भी चालू हुआ। एक तरफ तो खुशहाली भी आने वाली थी और एक तरफ गुलामी का मंजर भी पेश आया। तो आज हम चाहते हैं कि अदीब साहब से हम इन सवालों पे चर्चा करें कि ख़ास मुल्क मिडिल ईस्ट के या आसपास के इलाकों के जिनके पास तेल था या इस प्रकार के रिसोर्सेज थे, उन पर साइंस का और यूरोप के उन मुल्कों का क्या असर पड़ा, इस राजनीति का क्या असर पड़ा। तो अदीब साहब, मैं चाहता हूँ कि आप इस मसले पर मिडिल ईस्ट पे एक तो यूरोपियन मुल्कों की क्या पॉलिसी थी उसका जिक्र करें और फिर कुछ चंद मुल्कों के बारे में तफसील से बात रखें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी जो बात आपने की, हकीकत में साइंस और टेक्नोलॉजी ने जब ये नए इंकिशाफात किए और नई नई डेवलपमेंट्स हुई तो उस वक्त का हमें सियासी पस मंज़र भी गौर करना चाहिए। 1857 में हिंदुस्तान की पहली लड़ाई हारने के बाद अंग्रेज़ हिंदुस्तान पे पूरी क़ुव्वत से मुसल्लत हो गए और उन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान और मिडिल ईस्ट की जो ज़राए हैं और जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट में उसको यूज़ किया और अपने लोगों के लिए दौलत इकट्ठी करनी शुरू करी। और इन सारे मुल्कों पे उनकी नज़र हुई कि इनके जो रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे एक्सप्लॉइट करें। यहाँ से सारी इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल यहाँ से ले गए, अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। यहाँ हमारे मज़दूर, हमारे वो लोग कारीगर, हाथ के कारीगर, उनके हुनर को मशीनों में जाके बेच दिया, यहाँ बेरोज़गारी कर दी, दौलत उठा ले गए। इसके साथ साथ उनकी नज़र मिडिल ईस्ट पर भी थी और मिडिल ईस्ट का मसला ये था कि जिस वक्त ये ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर थी तो साइमल्टेनियसली ऑटोमन एम्पायर उनके मुकाबले पे थी। फ़र्क था थोड़ों में। यूरोप का एक कॉन्सेप्ट था, ये छोटे छोटे मुल्क ये जाके दूसरे मुल्कों को अपना ग़ुलाम बना के और उनके रिसोर्सेज को अपनी इकानमी के वेल्थ के लिए जमा करते थे। चाहे वो आप फ्रांस को ले लीजिए, बरतानिया है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इन सब ने यही काम किया। अपनी कॉलोनियाँ बना ली, ग़ुलाम बना लिए और अपने यहाँ दौलत बनाकर और अपने साइंटिफिक अप्रोच जो उनकी थी जिससे वो कामयाबी हासिल कर रहे थे उसका सारा बेनिफिट अपने लोगों को देते रहे। और दूसरे मुल्कों में जहाँ उनका कब्ज़ा था वहाँ मुफलिसी और गरीबी बढ़ती चली गई। जो ऑटोमन एम्पायर थी वो उनका उसूल दूसरा था। वो ही कहते थे अपनी सल्तनत को बढ़ाते थे, कब्ज़ा करते थे, फतेह करते थे, अपने मुल्क में शामिल कर लेते थे। तो वो दौलत जो थी उनकी सब बराबर से बढ़ती थी। जर्मनी एक वाहिद मुल्क था यूरोप में जो इस रविश पे नहीं था जिस पे इंग्लैंड और पुर्तगाल और स्पेन और फ्रांस ये सब थे। ऐसी शक्ल में ये जो दौर आया जिसमें अभी आपने कहा कि साइंटिफिक अप्रोच हुई है, अंग्रेज़ों की निगाह हिंदुस्तान और इस सब पे कब्ज़ा करने के बाद जो सबसे ज़्यादा खौफ उनको था वो टर्किश एम्पायर से था और उनको ये लग रहा था कि भाई ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं। अब उन्होंने
पूरी दुनिया में हुकूमत ऐसे ही की है कि साजिशें की हैं, मिल आपस में लड़ाइयाँ कराई हैं, उन्होंने टर्किश एम्पायर के साथ भी यही किया। यानी सन 14 में अक्टूबर समटाइम उन्होंने उस वक़्त जो टर्किश एम्पायर के गवर्नर थे, हिजाज़ कहलाता था, मदीना और मुनव्वरा और जो आज का मक्का और मदीना है ये हिजाज़ कहलाता था, इसके वो गवर्नर थे। उनको पहले तोड़ा, उनसे कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर टर्किश एम्पायर मुसीबत वो है, हम तुमको आज़ाद करा देंगे। नतीजा हुआ कि हुसैन उस वक्त वहाँ जो मौजूदा इस वक्त प्रेसिडेंट हैं जॉर्डन के, उनके दादा, उन्होंने एक बगदाद में 7 अरब ममालिक की मीटिंग करी और इंग्लैंड से मुआहदा हो गया कि आपको हम इंडिपेंडेंस कर देंगे, आप तुर्की के ख़िलाफ़ हो जाएं। नतीजा हुआ कि जो बरतानिया, इटली, फ्रांस, इनकी फ़ौजों ने, रशिया, इनकी फ़ौजों ने मिल के टर्किश एम्पायर को फर्स्ट वर्ल्ड वार में ख़त्म कर दिया। टर्किश एम्पायर ख़त्म होने के बाद फिर हिस्सा बाँट शुरू हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह है बरतानिया की कि जो एग्रीमेंट उन्होंने अरब ममालिक के साथ किया था, उसमें यह था कि भाई फ़िलिस्तीन जो है वो हमारा हिस्सा है, और वो फ़िलिस्तीन जो है वो आज का फ़िलिस्तीन नहीं है, बल्कि उसमें वो जॉर्डन जो मुल्क बना है वो भी फ़िलिस्तीन का हिस्सा था। जो गोलान हाइट का जो एरिया सीरिया में है वो भी फ़िलिस्तीन का डिमांड थी। अब एक तरफ अमेरिका ने, बरतानिया ने यह सोचा कि भाई इनको तो टर्किश एम्पायर को तो तोड़ ही दिया है। टर्किश एम्पायर टूटने के बाद लगभग 24 नए मुल्क बन गए। ये सब इन लोगों की वेस्टर्न यूरोप की चाल थी और वो उन्होंने बनाए 24 नए मुल्क। अब साथ ही साथ उनको ये लगा कि भाई अगर अरबों को कहीं पावर मिल गई, क्योंकि पेट्रोल आ गया है, तो पेट्रोल के ऊपर हिस्सा बाँट हुआ। जो सेंट्रल एशिया के ममालिक थे वो तो रशिया के कब्ज़े में दे दिए गए कि भाई ये रशिया इसका मालिक हो गया, उन्होंने यूएसएसआर बना ली। उधर लीबिया और लेबनान ये फ्रांस के कब्ज़े में आ गए और सब हिस्सा बाँट हो गया। लेकिन बरतानिया ने यह तय किया कि भाई ये पेट्रोल जो है ये डिज़र्ट में है, ये नहीं छोड़ेंगे, और उसके ऊपर उनका कब्ज़ा हुआ। जो वहाँ के इन्होंने जो तरीक़ा बनाया कि जिस मुल्क में इन्होंने अपना हिस्सा बाँट किया, उसमें अपने बादशाह को या अपने रूलर को ले जाके बिठाला। यानी इराक़ में अपना आदमी बिठाला, सऊदी अरेबिया में ये सऊदी ख़ानदान को लेके बसाया, और इस मुल्क का नाम इन्होंने सऊदिया रख दिया, यानी उस बादशाह के नाम पर जिसको इन्होंने रूलर बनाया था। इब्न सऊद जो उस वक्त एक बद्दू थे रियाद के, उनको कहा कि आप मालिक हो गए, उनको वहाँ बिठा दिया। हुसैन को जॉर्डन लेके चले गए और जॉर्डन में उन्होंने कहा भाई ये तुम इसके मालिक हो। और साथ ही साथ एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस वक्त यहूदियों के जो पूरा हमेशा से उनका सिलसिला रहा है कि वो महाजनी का काम करते हैं और उनके पास हमेशा दौलत रहती है। उन्होंने उस वक्त के आखिरी खलीफा जो थे अब्दुल हमीद, उनसे कहा कि टर्की के खलीफा, टर्की के खलीफा अब्दुल हमीद थे, उनसे कहा कि आप हमें छोटी सी जगह दे दीजिए, हम अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। अब्दुल हमीद ने यह कहा कि हमारी पूरी एम्पायर तुम्हारी है, तुम जहाँ चाहो नौकरी करो, सब कुछ करो, बराबरी के हुकूक़ हैं, लेकिन हम किसी अपने मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क नहीं बनाने देंगे। तो उससे वो मायूस थे। उन्होंने फिर क्या किया यहूदियों ने कि उन्होंने बरतानिया से एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर लिया बलफोर्ड के नाम से, वर्ल्ड वार वन के बाद, ये सन 21-22 में। जी। और उनसे ये कहा, हालांकि उसकी मुखालफत उस वक़्त जो अमेरिका के 28 प्रेसिडेंट थे मिस्टर विल्सन, वो इसके बहुत ख़िलाफ़ थे और वो इंटेलेक्चुअल थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि इब्राहिम लिंकन के बाद ही कुछ ऐसे प्रेसिडेंट आए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ह्यूमन राइट्स के बादशाह थे। अच्छा। और उन्होंने कहा ये सब गलत हो रहा है, कमिटमेंट तुम गलत कर रहे हो। लेकिन इन्होंने ये हरकत करी कि बरतानिया ने एक मीटिंग करी सबकी, जहाँ ये यूएन का कॉन्सेप्ट लाया गया। ये मिस्टर विल्सन का था जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे कि सारे मुल्क बैठें आपस में तय करें। तो जिसकी बुनियाद ये रखी गई ब्रसेल में,
उसमें अमेरिकई को नहीं बुलाया। अच्छा। बरतानिया ने कहा भाई ये मुश्किल कर देंगे और हिस्सा बांट में मुश्किल आएगी। तो ये सारी साजिशें इनकी रहीं और इसीलिए आप देखिए कि पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा सेंट्रल एशिया जहाँ जहाँ पेट्रोल है वहाँ वहाँ इन्होंने वो गंद मचाई और कब्ज़ा किया। अगर ये फार ईस्ट क्यों बचा हुआ है? अगर फार ईस्ट में कल पेट्रोल की शिनाख्त हो जाए तो वहाँ पर भी यही शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं कि रिसोर्सेज पे कब्जा करना है और लोकल जो वहाँ के अवामी लोग हैं उनकी हैसियत ना बढ़ जाए। ये काम हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान को उचकाते हैं, कभी किसी को उचकाते हैं और अपना सदर बनाते हैं। रिसेंटली अभी अफगानिस्तान में भी यही किया कि जाके दूसरे मुल्क में बैठ गए कि साहब हम बताएंगे हुकूमत कैसे चलाई जाती है, तुम लोग जाहिल हो। और उन लोगों को क्रिएट किया जो एक दर्जे के मजालिम करने वाले लोग थे, वो इन्हीं के क्रिएशन थे, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो या उमर अब्दुल्ला हो, जो मुल्ला उमर हो, ये सब क्रिएशन इन्हीं लोगों का था। तो सऊदी अरेबिया भी उन्हीं का क्रिएशन है। और ये जितनी आप ये जंगें देखते हैं, अब कहा जाता है कि सिविलाइज मुल्क में आतंकवाद भी फैल रहा है। ये एक बड़ी अफसोसनाक और ये सोचने की बात है। ये आतंकवाद आया कहाँ से? असल में अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने कई सालों तक, कई सदियों, मतलब दशकों तक ये डरा के रखा कि कम्युनिस्ट आ रहे हैं और कम्युनिस्टों से लड़ते। जब कम्युनिज्म ख़त्म हो गया रशिया में, तो फिर कैसे यूनाइट करें अपने को, अपनी हरकतें कैसे छुपाएं? तो फिर इस्लामोफोबिया शुरू हो गया। अब कोई ये नहीं पूछता कि इस्लामोफोबिया का क्रिएशन कैसे हुआ है। ये तो सोचना चाहिए, ये क्रिएट कैसे हो गया? ये जो आतंकवादी कहलाने लगे, ये कैसे कहलाने लगे? अब मिसाल के तौर पर फ़िलिस्तीन बना दिया। उन लोगों को जब फ़िलिस्तीन का जब इन्होंने एग्रीमेंट किया बरतानिया ने, तो उस वक़्त कुल 75,000 यहूदी थे इस पूरे फ़िलिस्तीन के इलाके में, जो जॉर्डन का भी था हिस्सा, मौजूदा ये जो इसराइल है ये भी था, गोलान हाइट भी थे, सीरिया का हिस्सा भी था, सारा हिस्सा इलाका था, उसमें 75,000 यहूदी थे। और कितने छोटी पॉपुलेशन थी, 5 या 6% की। उनसे कहा कि आपको मुल्क बना के दे रहे हैं। अब उसके खिलाफ रिवोल्ट हुआ। वहाँ के फ़िलिस्तीनियों ने 3 जनरेशन तक अपने कैंपों में और सड़कों पर रेगिस्तान में गुजारे। अब उसमें जब रिवोल्ट होगा अपनी ज़मीन के लिए, तो आप टेररिस्ट कहलाएंगे। ये मॉडर्न वर्ल्ड या यूरोपियन वर्ल्ड की डेफिनेशन है टेररिज्म की। जी। ये इस डेफिनेशन को आप क्या जवाब देंगे? यानी एक अफ़गानिस्तान जो मट्टी और गांव देहातों का गरीब तरीन मुल्क, उन्होंने कहा कि तुमने हमारा ट्विन टावर्स तोड़ा, इसलिए निफ्स नाबूद कर दिया। जी। और कहा कि भाई हम बताएंगे कैसे चलाई जाती है। और वो अशरफ गनी को ला के बिठा दिया, उससे पहले अपनी फौज हुकूमत बिठा दी कि साहब ये ठीक, क्योंकि ये टेररिस्ट हैं। पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड को पता लगा है कि वहाँ की आवाम ने, निहत्ते लोगों ने, ये तालिबानी या कोई बड़ी से बड़ी फौज हो, 24 घंटे में पूरा इनकलाब ला दे, ये किसी के बस की बात नहीं है। आवाम खड़ी हो गई, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बगैर खून खराबे के। तो ये एक्सेप्ट इसलिए कर लिया कि उनको अपनी ज़मीन की फिक्र थी। ये पूरा मिडिल ईस्ट में जो हंगामा है, देखिए हर मुल्क में की जो बाउंड्री होती है वो कभी इधर कभी उधर, जहाँ से उनके इलाके होते हैं। आप पूरा मिडिल ईस्ट पे गौर करिएगा तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन खिंची हुई कि ये इराक़ है, ये सीरिया है, ये लेबनान है, और ये सारे उन्होंने बांट दिए अपने हिसाब से। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुई? उसमें ट्राइब्स थी, कुर्दिश 3 हिस्सों में बढ़ गए, कुछ सीरिया में, कुछ टर्की में और कुछ इराक़ में। अब उनमें लड़ाई शुरू हो गई। जी।
शिया कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर। तो ये इन्होंने सारे दंगे फसाए थे। हिंदुस्तान का पार्टीशन देख लीजिए, एक शाम को बैठ के लाइन खींच दी गई कि ये इंडिया ये पाकिस्तान। जी। और मैं यानी हैरत में हूँ। मुझे तो गनी खान चौधरी जो मंत्री थे इंदिरा गांधी के ज़माने में, उन्होंने बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया। वो मालदा के रहने वाले थे। जी। उनका 14 अगस्त को हम लोगों को ये पता लगा कि हम पाकिस्तान में, क्योंकि वो मालदा में और मुर्शिदाबाद में ये पूरा खित्ता मुसलमानों का था। तो कहने लगे साहब 14 अगस्त को बहुत से लोगों ने पाकिस्तानी झंडे गाड़ लगा दिए, और ये तो कांग्रेसी थे, उनका हम मातम करते रहे कि भाई हम तो पाकिस्तान में आ गए। कहने जब वो एक हफ्ते के बाद जब वो सारी रिपोर्ट आई तो पता लगा ये हिंदुस्तान में। तो ये ऐसे पार्टीशन हुआ। ऐसे ही उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में पार्टीशन किया, और ऐसे ही हिंदुस्तान में कश्मीर के साथ किया। तो ये जो मिसयूज़ किया है अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को, जो मिसयूज़ का काम हुआ है, उससे इंसानियत को बड़ी तकलीफ़ हुई है। और ये आज के दौर में मैं समझता हूँ कि ये जो रिसोर्सेस को कैप्चर करके अपनी दौलत बढ़ाना, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट रहा, इसने दुनिया को बहुत सी मुश्किलात में डाल दिया है। अब आप सोचिए कि हम इतने सिविलाइज्ड हो गए, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास साइंटिस्ट हैं, लेकिन अगर आप कहीं सफ़र करने जाएं तो 10 जगह तो आपकी चेकिंग होती है। जी। हर चौराहे पर एक पुलिस चौकी होती है। ये हमारी तरक्की है या हमारी तबाही है? अब किसी को किसी पर एतबार नहीं रह गया। हम कह रहे हैं कि हमने बड़ी तरक्की की है, लेकिन इंसानियत के तौर पे देखिए, कभी हमने तो ऐसा दुनिया देखी नहीं थी। भाई आप जहाँ चाहिए चले जाइए, अपना पासपोर्ट दिखाइए और जाएं। अभी तो एक एक जगह चेक होता है, हर आदमी एक दूसरे से शुबा करता है। जी। ये देन वेस्टर्न वर्ल्ड की है, लेकिन मुल्जिम हम हैं और वो मुल्क है। लेकिन अगर इसको आप तफसील से देखें तो इसमें जो पूरी 2 किताबें मैं समझता हूँ, एक तो एक किताब है जो लिखी गई एलन बार्ट के नाम से, और वो ज्यूस पूरी इसराइल के ऊपर और मिडिल ईस्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, और उसने बहुत तफसील से लिखा है। और ये लिखा है कि भाई ये ज्यूस को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो उनके ज़रूरी जो उनका सोच थी उसकी वजह से हुआ, कि वो जो कट्टरपंथीपन जो है उससे उनको नुकसान हुआ है। और उसमें जो ब्रिटिश एम्पायर ने जो कॉन्स्पिरेसी की है, जो वो करते थे बरतानिया वाले, अब दुनिया के चौधरी अमेरिका है, अब वो काम सब अमेरिका कर रहा है। जी। ये बड़ी बदनसीबी है जब हम एशिया के लोग दुनिया के, ये समझ लीजिए कि तहजीब के एतबार से, तालीम के एतबार से सबसे महज़्ज़ब इलाका था। उस वक्त यूरोप में जानवरों की तरह इंसान दिखते थे। जी। लेकिन साइंस ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हमने साइंस की तरफ तवज्जो नहीं दी, और अगर यूरोप ये एशिया में ये डेवलपमेंट हुआ होता साइंस का और इसका, तो दुनिया कुछ अलग होती। जी। आप एक बात और बताएं कि इस दौर में, मतलब 20वीं सदी के शुरुआत से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वार के पीरियड तक, जहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का वजूद था, असर था, उन मुल्कों में क्या सऊदी अरेबिया भी शरीक था? सऊदी अरेबिया तो उनका हिस्सा, सऊदी अरेबिया नाम की कोई मुल्क ही नहीं था। अच्छा, उसका हिजाज नाम था। जी, ये जो पूरा खित्ता था जी। अब देखिए इनका जो ऑटोमन एम्पायर थी, हाँ। ये 3 कॉन्टिनेंट से मिलती थी। अच्छा, यानी एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। अच्छा, 3 कॉन्टिनेंट में ये फैली हुई थी। ऐसा नहीं था कि टर्की यहाँ है और ऑस्ट्रेलिया में भी उनका कब्जा है। उनकी अपनी एक बाउंड्री थी। अच्छा। तो उस बाउंड्री में ये हिजाज का जो एरिया था ये उनका था, और ये मदीना और मक्का जो है ये हिजाज का एरिया कहलाता था। तो ये मोहम्मद साहब के ज़माने में भी क्या हिजाज कहलाता? जी, उस वक्त तो ये छोटी सी सल्तनत बनी थी मदीने की। अच्छा। लेकिन
हज़रत उमर के आते आते, थर्ड खलीफा के आते आते वो सीरिया भी इनके पास आ गया था। अच्छा। और उसके फ़ौरन ही बाद कुस्तुनतुनिया यानी तुर्की जो था वो अरब मुल्क में आ गया था। कुस्तुनतुनिया को फतेह करने वाले जो पहले अरब थे, क्योंकि रसूलुल्लाह की एक सेइंग थी कि भाई जो ये आज का जो इस्तांबुल है इसको कुस्तुनतुनिया कहते थे। अच्छा अच्छा। अरबी में। अच्छा। कहते जो इसको फतेह कर लेगा वो जन्नती होगा। अच्छा। तो उसमें जब इन्होंने अरबों ने उसको फतेह कर लिया था, उसके बाद ये सल्तनत आई उस्मान सल्तनत। हाँ। तो ये उस्मान जो पहले इनके खलीफा हुए, उस वक्त लड़ाई किससे थी? उस वक्त जो सबसे बड़ी अम्पायर थी वो कैथोलिक अम्पायर थी, रोमन अम्पायर। हाँ। उनसे उनके इख्तलाफ, उनसे उनकी जंगें हुई और ये एक्सपेंड करते करते 700 साल ये रहे हाकिम। 700 ईयर्स। अरब नहीं, टर्किश अम्पायर। अच्छा। तो अरब में तो देखिए खिलाफत ख़त्म होने के बाद फिर बादशाहत का क़रसा शुरू हुआ। तो इन्होंने मिस्र को भी अपना एक मिस्र में भी हुकूमत बनी, इनकी बनी, सीरिया में बनी। तो मिस्र भी अरब ने नहीं, बाद में जब ये तुर्की आया है तो फिर ये सारा इलाका तुर्की ने कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि ये जब मुसलमान यहाँ से हारने लगे और सब तरफ ख़त्म हो गए और मंगोलों ने सबका किनारा कर दिया और मंगोल सल्तनत अम्पायर बहुत बड़ी अम्पायर बन गई। जी जी। तो मंगोलों को रोकने के लिए फिर टर्किश ने आके दोबारा कब्ज़ा किया। यानी अरब के हारने के बाद, अरबों की मार ख़त्म होने के बाद ये टर्किश अम्पायर जब डेवलप हुई, यानी उस्मानिया सल्तनत, जी जी। तो मंगोलों से उन्होंने लड़ाई लड़ी और ये चाइना के बॉर्डर तक गए। पूरे सारा इलाका इन्होंने, ये उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया का जो एरिया जो यूएसएसआर में था, ये टर्किश एम्पायर में था। ये सब टर्किश एम्पायर में था। अच्छा जी, ये इन्हीं का इलाका था। वहाँ पे भी तेल है क्या? उन मुल्कों में भी तेल है? अब उन मुल्कों में, हाँ, अज़रबैजान में तो बहुत बड़ी गैस है। अच्छा। और उनका जो उज़्बेकिस्तान में तो पेट्रोल कम है, लेकिन इंडस्ट्रियल वहाँ है, गैस है। लेकिन जो दूसरा उनका एक शहर है जिसकी कजाकिस्तान फुल ऑफ पेट्रोल। अच्छा। बहुत रिच है, मैं गया हूँ सब जगह। अच्छा। ये पूरा खित्ता मेरा देखा हुआ है। जी जी, जी। ये रशिया को ही, जब ये वर्ल्ड वार के बाद हिस्सा बांट हुआ तो रशिया ने ये हिस्सा अपने कब्ज़े कर लिया। तो ये जो कुछ बटा है, ये पहली वर्ल्ड वार के बाद हिस्सा बांट हुआ। ये जो किंग हुसैन साहब हैं, जो बाद में जॉर्डन के किंग बने और हिजाज के गवर्नर थे, तो इनको सन 22 में वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद कहा गया कि भाई, बरतानिया ने कहा कि हम फ़िलिस्तीन और का फैसला करेंगे और जब तक हम कस्टोडियन हैं। तो सन 22 से सन 46 तक वो कस्टोडियन रहे और 46 में उन्होंने फ़िलिस्तीन तो रिकग्नाइज कर लिया, वो इसराइल तो रिकग्नाइज कर लिया, फ़िलिस्तीन के ऊपर कुछ नहीं बोला फ़िलिस्तीन क्या है। अच्छा। जिसका एग्रीमेंट हुसैन ने बरतानिया से किया था तुर्की के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए सन 22 में। यानी आप देखिए कि नहीं, वो तो सन 14 में एग्रीमेंट कर लिया था कि भाई हम टर्किश के ख़िलाफ़, यानी जिसके हम गवर्नर हैं जिस गवर्नमेंट के, उसके ख़िलाफ़ करेंगे। और ये सऊद ख़ानदान जो है, ये रियाद का एक बद्दू ख़ानदान था। अच्छा। इसको ला के बिठा दिया कि तुम हो। अब उनको कोई मुल्क चाहिए था तो उन्होंने उस सारे खित्ता का नाम सऊदिया कर दिया अपने नाम पर। अच्छा। तो दुनिया में कोई मुल्क आपने सुना है कि अब वो उसके नाम से बन गया। अब वहाँ पेट्रोल के ख़जाना था और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका का वलाई हो गया और नतीजा ये है कि पेट्रोल इनका है, असलहा अमेरिका का है, ये ट्रेड हो रही है। जी, जी, जी। अब सऊदी अरेबिया ये काम, बाकी वो जो अनफिनिश्ड वर्क अमेरिका का है वो सऊदिया कर रहा है, यमन में भी कर रहा है। जी, जी। यमन में, ईरान से, सब जगह उनकी अब ये तमाशा चल रहा है, जस्ट बिकॉज द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोल एंड गैस। एक बात बताइए कि
पेट्रोल महत्वपूर्ण तो हुआ डीजल और पेट्रोल इंजन बनने के बाद, लेकिन उसके पहले भी कम से कम चिरागों में जलाने का मिट्टी का तेल तो चलता ही होगा। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब के ज़माने में चिरागों में क्या जलाते थे लोग, सरसों का तेल या मिट्टी का तेल? अब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिट्टी का तेल तो बहुत, मेरे ख्याल से उस वक्त कोई दरियाफ्त नहीं थी, ये तेल इसी का होगा। वेजिटेबल ऑयल ही होगा, अदरवाइज तो कोई रिसोर्स ज़मीन के अंदर का जो तेल है जी ये इसकी नहीं, यकीनी तौर पर उस वक्त तक पेट्रोल तो नहीं आया था, लेकिन एक सेइंग है रसूल की, जब उन्होंने कहा कि भाई ये रेगिस्तान, उन्होंने कहा कि मुझे तो इसमें बहुत दौलत दिखती है, मुझे खजाने दिखते हैं। अच्छा, हाँ, ये प्रॉफिट कुरान शरीफ में है? नहीं, हदीस में जी, रसूल की सेइंग है। अच्छा। कि हमें तो बहुत कुछ इसमें दिखता है। अच्छा, लेकिन क्योंकि जब तक ये तेल का रिसोर्सेज नहीं थे और रेगिस्तान ज़्यादा था उस इलाके में, तो वहाँ की माली हालत तो कमज़ोर रही होगी। माली हालत की ये हालत थी कि मैंने किताब में पढ़ा इनके कि औरंगज़ेब उस वक्त 7.5 लाख रुपए इमाम मक्का को भेजते थे। अच्छा। और फिर उन्होंने कई सालों के बाद ये बंद कर दिया। अच्छा। ये कह के कि इमाम मक्का जो हैं ये अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, पब्लिक पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैसा ये भेजते थे। अच्छा। और ये तो बहुत पुरानी बात हुई, हमारी आंखों की देखी बात यह है कि पेट्रोल आने से पहले हिंदुस्तान के जो रईस थे मुसलमान, वो पैसे भेजते थे। और कमज़ोर मुल्क था वो, गरीब मुल्क था। जी, और जो हज के लिए मक्के में और मदीने में बहुत सी बिल्डिंगें हैं हिंदुस्तानी नवाबों की, कि जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे, रबात कहलाती थी, वो आज भी हैं कायम। वो सराय बनाते थे। अच्छा। कि आप जाइए वहाँ रहिए, उनके पास तो पैसे नहीं थे। और उनकी इनकम होती थी हज से, क्योंकि हज में पूरी दुनिया के लोग जाते थे, वहाँ ट्रेडिंग होती थी, क्योंकि मक्का जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था बिफोर इस्लाम आल्सो। अच्छा। और वो वहाँ के जो कुरैश ख़ानदान था वो बहुत रिच ख़ानदान था, वो ट्रेडिंग करते थे। अच्छा, तिजारत थी खास तौर से वहाँ पे। बहुत बड़ी सेंटर था ये। अच्छा। और मक्का, और वहाँ इसकी तिजारत होती थी। मदीने में काश्तकारी थी, बागात थे। अच्छा। लेकिन मक्के में पत्थर और रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन वो सेंटर था। और वहाँ क्योंकि हज़रत इब्राहीम की वो थी, अब हज़रत इब्राहीम तो पैगंबर या ईसाइयों के भी हैं और यहूदियों के भी हैं और मुसलमानों के भी हैं। जी। तो वो तो एक अक़ीदत थी, तो वो एक सालाना वहाँ होता था हज के दौर में। जी। और ये हज प्रोसेस तो बहुत पहले से है। जी। तो उनका मेन सोर्स जो था वो वही था। तो सवाल मेरे से आपसे करने हैं, एक सवाल तो ये पूछना आपसे कि जब तक पेट्रोल और तेल नहीं था तब तक हवाई जहाज़ तो चलते नहीं होंगे, रेलगाड़ियाँ नहीं चलती होंगी, बसें नहीं चलती होंगी, तो हिंदुस्तान से या चीन से या बाकी दूर दूर के मुल्कों से लोग हज करने पैदल जाते थे क्या? नहीं, ये इससे हिंदुस्तान से तो और अरब मुल्कों से तो बहुत पुराना रिश्ता है, वो किश्तियों से आते थे। अच्छा। और केरल के कोस्ट से उनका सारा, यानी आप समझ लें कि सबसे पहली मस्जिद ही यही हिंदुस्तान में बनी। जी। तो वो तो इनका तो ट्रेड था। अच्छा। क्योंकि शिपिंग वाज द मेन ट्रांसपोर्ट फॉर दैट पीरियड। और जबकि पेट्रोल की दरियाफ्त हुई है और जैसे ही रेल के इंजन की बुनियाद आई है, उस वक्त मदीना वाज अंडर टर्किश एम्पायर। अच्छा। तो तुर्कियों ने इस्तांबुल से मदीने तक ट्रेन चला दी थी उस ज़माने में। जी। यानी इतना उनको अक़ीदत थी। रेगिस्तानी इलाका था, कुछ पटरियाँ अभी भी मौजूद हैं। अच्छा। जैसे ही इंजन की दरियाफ्त हुई और रेल आई वजूद में, तुर्कियों ने अपने इस्तांबुल से मदीने तक डायरेक्ट ट्रेन चला दी। अभी भी है वो कुछ पटरियाँ हैं, इन्होंने तो ख़त्म कर दी, लेकिन वो जगह मौजूद है, लेकिन ट्रेन चला दी थी। एक बात और आपसे मुझे पूछनी थी कि इजिप्ट जो है पुरानी संस्कृतियों में बहुत माना जाता है, एक चीन, एक हिंदुस्तान और एक इजिप्ट। तो इजिप्ट में लोग, मतलब साइंस के मामले में भी इजिप्ट बहुत बढ़ा चढ़ा था। एक बार अब्दुल सलाम ने अमेरिका में तकरीर की थी, तो उन्होंने हिंदुस्तान, चीन और इजिप्ट का जिक्र किया था। तो
जब ये मॉडर्न साइंस का ज़माना आया, न्यूटन से मान सकते हैं उसको अपन, और ख़ासतौर से 1776 में जब से स्टीम इंजन का नया वर्जन आया, तो मॉडर्न साइंस की शुरुआत। तो क्या उस ज़माने में इजिप्ट भी हिंदुस्तान की तरह पिछड़ गया था मॉडर्न साइंस में? बहुत। इजिप्ट की सिविलाइजेशन भी यूनानी सिविलाइजेशन के ज़माने से उसकी वजूद है, लेकिन इजिप्ट तो बहुत नीचे चला गया था। अच्छा। और इजिप्ट की अहमियत भी ख़त्म हो गई थी, और इजिप्ट को आज भी वो इन और मुल्कों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता इस तरह से कह सकते हैं कि वहाँ एजुकेशन बहुत है। जी जी। लेकिन अगर आप एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो लेबनान में तालीम का बहुत रवाज है। वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बहुत हायर साइंस के लिए ये इन लोगों ने तवज्जो नहीं दी। अरबों ने की थी। जी जी। अरबों ने जब स्पेन में जो साइंस की जो बुनियादी का रिसर्च वर्क हुई मेडिसिन में और दूसरी चीज़ों में, वो अरब वर्ल्ड हुकूमत के दौर में स्पेन में हुई। उसके बाद फिर नहीं मिलती आपको। अच्छा, एक बात और बताएं, इराक के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो उसकी सभ्यता भी सबसे पुरानी है, और ख़ासतौर से खेती की शुरुआत लोग कहते हैं दजला फरहाद के दुआबे से होती है। पूरी दुनिया में खेती फैल गई। तो और लेकिन जब चंगेज़ खान ने हमला किया वहाँ पे, तो उनका लिटरेचर जलाया, तो क्या उसके बाद से चंगेज़ खान ने मेन रिस्पॉन्सिबल है मंगोल्स ने। अच्छा। इराक में बहुत डेवलपमेंट था। जी जी। जिस वक्त इराक में चंगेज़ खान ने बर्बाद किया इराक को, जी, तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि हज़ारों लाइब्रेरियाँ थी वहाँ। अच्छा। हज़ारों लोगों को, और वहीं पर उसी दौर में आपकी गीता और रामायण के ट्रांसलेशन अरबी से संस्कृत से अरबी में वहीं हुए। इराक में हुए। अच्छा। नहीं तो हिंदू मज़हब को वर्ल्ड में पहचानने की जो बुनियाद शुरू हुई, उसी से हुई। वो अरब इराक से हुई। अच्छा। क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था सब, और कुरान को जलाते रहे, और जब तक जलता रहा फिर उनका अब मैंने सारे कुरान ख़त्म कर दिए। अच्छा। तब फिर चंगेज़ खान से लोगों ने कहा कि आप कैसे ख़त्म कर देंगे? कहा नहीं, सब ख़त्म कर दिया भाई, एक कुरान नहीं है यहाँ। तो उन्होंने कहा कि साहब ये हज़ारों लाखों इंसानों के दिलों में महफूज है। तब उसने रोका। उसका क्या मतलब, उनका ये सब रटा हुआ है इनको, आप कितने ही जला दें। जी। तो वहाँ तो ये तक था कि मैंने पढ़ा है कि यहाँ के हिंदुस्तान के ब्राह्मण वहाँ इल्म नजूम पढ़ाने बुलाए गए। क्या पढ़ाने? ये एस्ट्रोनॉमी। अच्छा जी, एस्ट्रोनॉमी हिंदुस्तान में ब्राह्मणों के पास उरूज पर थी। जी 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 जी। तो वो वहाँ एज ए टीचर थे। जी जी जी। और एक फौज मैंने खुद देखी रोमानिया में। मैं रोमानिया के होटल से निकला तो मुझे लगा कि ये हिंदुस्तानी लड़के लड़कियां खड़े हैं सब लाइन से, और बैरियर लगा हुआ था, इधर पुलिस आने नहीं दे रही थी। जी जी। उन्होंने मुझे इशारा किया तो मुझे लगा कि यार कुछ हिंदुस्तानी यहाँ दिख गए, तो मैं आगे बढ़ने लगा। उन्होंने रोक दिया। तो मैंने कहा क्यों? जी। कह रहे नहीं साहब आप उधर मत जाइएगा, ये जिप्सीज़ हैं। मैं कहा जिप्सीज़ हैं, क्या मतलब? नहीं इसे नहीं मिलिएगा। फिर मैंने आके लोगों से पूछा, और कुछ साइंटिस्ट जो हिस्टोरियन थे उनसे बात की कि साहब वो हमारी शक्ल के, हमारी तरह के, बिल्कुल गोरे रंग, काली आँखें और काले बाल, जी, सब कुछ वैसे ही। तो उन्होंने कहा कि ये वो रेजिमेंट है जो हिंदुस्तान की जाट रेजिमेंट इराक में फौज में थी। अच्छा। और वो जब ये चंगेज़ खान ने नेस्त नाबूद कर दिया, तो वो लोग पूरे यूरोप में फैल गए, ये उनकी नस्लें। तो ये हमारे कनेक्शंस हिंदुस्तान के इन ममालिक से बहुत पुराने। जी 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 जी। और लगभग हश्र भी एक ही किस्म का हुआ। जी जी। जब ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया जी, तो आगे चल के उनको भी बर्बाद किया। जी। इधर ये उनको दो चीज़ें नहीं छोड़नी थी बरतानिया को अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, हिंदुस्तान और मिडिल ईस्ट। जी 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 जी। तो उस वक्त हिंदुस्तान
को हासिल करने के बाद ये वर्ल्ड पावर हो गए, फिर इनका कोई मुकाबला नहीं। अब उनको टक्कर थी सिर्फ ऑटोमन एम्पायर से। जी जी जी। तो वहाँ कैसे लड़ते, तो वहाँ उन्होंने पहले ये सब काम शुरू किए, यहूदियों को लगाया, फिर अरबों से वो किया, जैसे हिंदुस्तान में भी किया कि ये सिंधिया और निज़ाम ये सब यही काम तो करते रहे थे। सही है, सही है जी। बहुत खूब अदीब साहब, आपने ऐसी चीज़ें जो हम लोगों के जहन तक में नहीं थी, तसव्वुर में नहीं थी, बहुत क्लैरिटी से हमारे सामने रखी। और एक मरतबा मैं और आपको चाहता हूँ कि आपको जहमत दें हम लोग, और एक एपिसोड इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए फिर करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।